हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। आज का एक क्लास बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का महा मैराथन क्लास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदी के चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 13 तक के गद्य खंड के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जिसमें कि हम करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न को, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को और 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन को। उन सभी प्रश्नों को करेंगे चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 13 तक, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे वो 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन हो, चैप्टर 1 से चैप्टर 13 तक पूरा आज कंप्लीट कर देंगे। और आप लोग को पता है वो चैप्टर 1 क्या है, तो बातचीत है, और लास्ट चैप्टर जो है गद्य खंड का वो क्या है, तो वो है शिक्षा, जिसके लेखक जे कृष्णमूर्ति है। तो वहां इसके बीच में चैप्टर 1 से चैप्टर 13 के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होगा ना, उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में करने वाले। वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में पूरा हिंदी को गद्य खंड को कंप्लीट ही कर देंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका पूरा जो गद्य खंड होगा हिंदी का वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं चैप्टर 1 से। और एक और चीज आपको बता देते हैं, आप लोग को पता ही होगा कि आपका एग्जाम जो होगा वो 100 नंबर का होगा। सबको पता रहता है कि हिंदी का जो एग्जाम होता है वो 100 नंबर का होता है। 100 में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, रहता है वो आपको सबको पता रहता है कि 100 में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना नंबर का आता है, इसमें बहुत सारे बच्चे जो रहते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। ये तो पता रहता है कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहता है, लेकिन सब्जेक्टिव में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना क्वेश्चन आता है और कितना बना रहता है, इसमें सब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो ये कंफ्यूजन भी पहले आपको दूर कर देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। तो 50 नंबर का सब्जेक्टिव में क्या होता है वही आपको बता देते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव में वो रहता है निबंध का प्रश्न, जिसमें कि आपको 6 निबंध रहेगा। ठीक है ना, 6 निबंध में से कोई भी चूज करके आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही निबंध बनाना है। और ये जो एक निबंध आपको बनाना रहेगा ये टोटल 8 नंबर का रहेगा। समझ गए ना, 8 नंबर का एक निबंध रहेगा जो कि आपको बनाना रहेगा, और ये 8 नंबर का रहेगा। पत्र लेखन रहेगा, जो कि 2 पत्र लेखन रहेगा, जिसमें से कोई भी चूज करके आप लोगों को एक ही क्वेश्चन बनाना है। इनके पत्र लेखन में लेटर में 2 क्वेश्चन रहेगा, और आपको चूज करके कोई एक बनाना है। और ये क्वेश्चन जो रहेगा ये 5 नंबर का रहेगा, यानी कि 5 नंबर का आपका पत्र लेखन हो गया। 100% व्याख्या वाला जो क्वेश्चन रहता है वो रहेगा आपका 4 क्वेश्चन। ठीक है ना, 100% व्याख्या वाला जो क्वेश्चन रहता है किस तरह करेगा वो भी अभी आपको बताते हैं, सब क्वेश्चन करेंगे। तो 100% व्याख्या वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो 4 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना, जिसमें कि आपको चूज करके कोई भी 2 ही क्वेश्चन बनाना है। और ये 2 क्वेश्चन रहता है, ये हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है, यानी कि 8 नंबर का क्या होगा, तो 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन हो गया। लघु उत्तरीय प्रश्न रहता है ये 10 रहता है, जिसमें कि कोई भी चूज करके आप लोगों को 5 क्वेश्चन बनाना रहता है। और जो 5 क्वेश्चन रहता है ये हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, यानी कि 10 नंबर का हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है ये 6 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से कि कोई भी चूज करके 3 क्वेश्चन बनाना रहता है, और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है, यानी कि 15 नंबर का ये हो जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद लास्ट में रहता है संक्षेपण वाला। संक्षेपण वाला पूछिए ये क्या क्वेश्चन होता है, इसमें क्या रहता है ना, एक पेज का कोई एक पूरा सारांश दे देगा, उस सारांश को पढ़ करके उसको शॉर्ट में बहुत ही ज्यादा कम लाइन में, यानी कि 100 से 120 वर्ड या 150 वर्ड में आपको लिखना रहता है। और ये जो रहता है ये 4 नंबर का रहता है। 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपको चूज करके कोई एक बनाना रहता है, और ये एक जो रहता है 4 नंबर का रहता है। तो इस तरह से आपके 50 नंबर सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो वो बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर के इसको देख सकते हैं, ये कितना क्वेश्चन रहेगा, कितना बनाना है और कितना नंबर का रहेगा। समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग रख भी सकते हैं, और बाद में देख सकते हैं कि कितना कितना क्वेश्चन है, हमको कितना ही बनाना रहेगा। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। अब शुरू कर लेते हैं चैप्टर 1 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, जिसमें कि हम लघु उत्तरीय प्रश्न को भी करेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी करेंगे, और 100% व्याख्या वाला को करेंगे। यानी कि चैप्टर 1 से चैप्टर 13 तक जो भी क्वेश्चन होगा ना इंपॉर्टेंट, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय, 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन, सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है हमारा चैप्टर 1 का, ये क्वेश्चन है पहला, कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। अगर हम में वाक शक्ति मतलब क्या होता है, बोलने की शक्ति। अगर हम में बोलने की शक्ति नहीं होता तो क्या हो जाता। तो अगर हमें वाक शक्ति न होती तो पूरी पृथ्वी लुंज पुंज की अवस्था में किसी कोने में बैठी रहती। वाक शक्ति के द्वारा ही हम किसी से बात करते हैं, ये विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं। अगर वाक शक्ति नहीं होगा तो हमारे जीवन का गति रुक जाएगा, और पूरी सृष्टि गूंगी हो जाएगी, और विचारों का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। ये तो आप लोग समझ गए, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, हम आपको जो यहाँ पर समझा देंगे वही आपको समझ के रखना है। ये तो आपको रिवीजन के लिए होगा। ठीक है ना, ये तो आप PDF मिल जाएगा, तो इसको आप रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को खुद से समझ करके अपनी भाषा में बना करके एग्जाम में लिखना है। ठीक है ना, अगर
आप लोग को सिर्फ हिंदी आप लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और आप लोग को सिर्फ हिंदी लिखने आता है तो आप लोग का कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है हिंदी में, सिर्फ अगर आप लोग आज के इस वीडियो को देख लेते तो, क्योंकि इसमें पूरा आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो देखिए क्वेश्चन था हमारा सिंपल कि अगर हमें वाक शक्ति नहीं होगी, बोलने की शक्ति होगा ही नहीं तो क्या हो जाएगा। तो इसको आप छोड़ दीजिए, हम जो समझाते हैं वो याद रखिए। अगर हमें बोलने का शक्ति नहीं होगा तो पूरी पृथ्वी क्या हो जाएगा, लुझ-पुझ अवस्था में किसी कोने में बैठा रहेगा। अब सिंपल लैंग्वेज में लिखिएगा, अगर पूरा पृथ्वी जो होगा उससे अंदर वाक शक्ति होगा ही नहीं, पूरी पृथ्वी में किसी के अंदर बोलने की शक्ति होगा ही नहीं, तो पूरा पृथ्वी जो होगा, पूरे पृथ्वी के जो भी लोग होंगे वो चुपचाप किसी कोने में बैठे रहेंगे। वाक शक्ति के द्वारा, यानी कि बोलने की जो शक्ति है, इसी के द्वारा हम किसी से बातचीत करते हैं, विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं। कोई भी काम हमें करना होता है तो हम बोलकर ही नहीं करते हैं, किसी से हमको कुछ पूछना रहता है, हमें कुछ जानना रहता है, किसी को कुछ बताना रहता है तो क्या करते हैं, बोल करके करते हैं। यानी कि वाक शक्ति के द्वारा ही हम विभिन्न काम करते हैं। अगर ये वाक शक्ति हमारे पास होगा ही नहीं तो हमारे जीवन का जो गति होगा वो रुक जाएगा और पूरी सृष्टि जो होगी गूंगी प्रतीत होगी। अब कोई गूंगा आदमी रहता है वो क्या रहता है, चुपचाप हमेशा रहता है। अगर किसी के पास पूरे सृष्टि में, पूरे वर्ल्ड में किसी के पास बोलने का शक्ति होगा ही नहीं तो पूरा सृष्टि क्या हुआ, गूंगा प्रतीत होगा और विचारों का जो आदान प्रदान है ये नहीं हो पाएगा। अगर कोई कुछ बोलेगा ही नहीं तो उसके अंदर क्या विचार है, क्या उसके अंदर मनोभाव है, वो कुछ बता ही नहीं पाएगा। ना आप अपने आप बात, अपना जो आपका बात होगा ना किसी को बता पाएंगे, ना कोई और आपको अपना बात बता पाएगा। यानी कि विचारों का जो आदान प्रदान होगा ये पूरा रुक जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको समझ लिए होंगे और इसको अपने मन से खुद से आपको बना करके एग्जाम में इसका आंसर लिखना है अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। ठीक है, इसको यहाँ पर सिर्फ समझना है आपको एग्जाम में यही लाइन नहीं लिखना है, अपने मन से खुद से आंसर बना करके आपको लिखना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। किसके संबंध में, तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन जो है उनके क्या विचार है। तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। क्वेश्चन था हमारा कि दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति का नाम है बेन जॉनसन और एक व्यक्ति का नाम है एडिसन। अब दोनों के क्या क्या विचार है बातचीत के संबंध में ये आपको बताना है। तो बेन जॉनसन का क्या मानना है कि बातचीत करने से, यानी कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में होता है मतलब इंटरव्यू। अब आप लोग समझ गए होंगे, इंटरव्यू में क्या होता है, दो तीन आदमी बैठे रहते हैं, फिर एक आदमी जो इंटरव्यू देता रहता है और उससे में बातचीत चलता रहता है, साक्षात्कार होता रहता है, बातचीत होता रहता है। अगर आदमी कोई आ जाए जो इंटरव्यू देने वाला होगा, वो आकर के चुपचाप बैठ जाए, कुछ बोलेगा ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा जो इंटरव्यू ले रहा है उसके अंदर क्या कमी है, क्या खूबी है, क्या क्या गुण है, उसके अंदर क्या अवगुण है, पता ही नहीं चलेगा। यानी कि बेन जॉनसन का यही मानना है कि बातचीत करने से मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, इनके इंटरव्यू होता है। जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसके अंदर का गुण दोष कुछ पता ही नहीं चलेगा। और एडिसन का मत है, पहले तो ये समझ गए कि जब तक कोई मनुष्य बोलेगा ही नहीं, बेन जॉनसन जो है उनका मानना है कि जब तक कोई मनुष्य कुछ बोलेगा नहीं तो उसके अंदर का क्या कमी है, क्या खूबी है, क्या गुण है, क्या अवगुण है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। और एडिसन का क्या मानना है तो वो देख लीजिए। बातचीत के संबंध में एडिसन का मानना है कि असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में हो सकती है। इसका तात्पर्य हुआ कि जब दो व्यक्ति होते हैं तब अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, तीन से अधिक हो जाते हैं तो बातें लंबी हो जाती है। अब ये आप लोग सिंपल सा क्वेश्चन था और सिंपल में आप लोगों को अपने मन से बना करके लिखना और याद रखना। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। तो पहले आपको बता दिए थे कि बेन जॉनसन का मानना है कि बोलने से मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति बोलेगा तो उसके अंदर क्या गुण है, अवगुण है, ये सब पता चल जाता है। और बातचीत के संबंध में एडिसन के क्या विचार है। तो बातचीत के संबंध में एडिसन का मानना है कि असल बातचीत जो होता है नहीं केवल दो गो व्यक्ति में ही हो सकता है, तीन गो व्यक्ति में असल बातचीत होता ही नहीं। तीन गो जो बातचीत होता है वो सिर्फ बातें बढ़ती रहती है, कुछ बातचीत खास होता नहीं। लेकिन दो व्यक्ति जब भी बात करते तो अपना दिल खोलकर एक दूसरे के सामने रख देते और अपनी मन की बात करते। आप लोग भी देखे होंगे जब दो दोस्त बात करते हैं तो अपने मन का बात बताते हैं वो भी, और एक दूसरा दोस्त होता है वो भी अपना मन का बात बताता है। लेकिन जैसे तीसरा दोस्त आ जाता है तो तीसरा दोस्त आने के बाद ऐसी कोई बात होती रहता है, यहाँ वहां की बातें होता है, लेकिन जो अपने मन की बात है वो नहीं हो पाता है। इसलिए एडिसन का मानना है कि असल बातचीत जो होती है केवल दो व्यक्तियों में हो सकती है। सिंपल सा क्वेश्चन और सब क्वेश्चन को आप लोगों को अपने मन से अपना खुद से आंसर बना करके एग्जाम में लिखना है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो होता है वो क्या होता है। तो बोलने की वह कला जो कि सहज हो किंतु सुनने पर कान को सुख मिले उसे ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। अब क्या होता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होता क्या है। तो बोलने की एक ऐसी कला जो कि सहज हो, सरल हो, आसानी से बोला जाए, और लेकिन वो जो बोला जाएगा उसको सुनने पर कान को एकदम सुख मिलेगा, उसी को क्या कहते हैं तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। और जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी कि जो बोलने की कला है ये यूरोप के लोगों में, और उसे क्या कहा जाता है, उसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन
कन्वर्सेशन कहा जाता है। यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है और उसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसे कहा जाता है, तो बोलने की वह कला जो कि सहज हो, जो कि ऐसा कला जो कि बोलने की ऐसी कला जो कि सहज हो, आसानी से बोला जा सके, उसे ये क्या कहेंगे, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहेंगे। और यूरोप के लोगों में ना, जो यूरोप के लोग हैं उनमें ये हुनर है, वो लोग आसानी से बातचीत कर लेते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ गया 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन। ऊपर आप लोगों को बता दिए थे कि 100% व्याख्या वाला 4 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन बनाना रहेगा और ये 8 नंबर का रहेगा। तो ये 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन है, चैप्टर फर्स्ट का इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को किस तरह से बनाना है आंसर, वो भी आप लोग को शुरू में बता दे किस तरह से शुरू में लिखना है, तो देख लीजिए। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। अगर ये क्वेश्चन 100% व्याख्या में पूछा जाएगा आप लोगों से, तो किस तरह से लिखना है, तो वो देखिए। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित बातचीत पाठ से लिया गया। ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा कि जो पंक्ति लिया गया, जो ऊपर आप पंक्ति पढ़े थे, ये प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित जो बातचीत पाठ है उस पाठ से लिया गया। अब इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं क्या, तो सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। सिंपल सा क्वेश्चन है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं। अब कोई मनुष्य बोलेगा नहीं तो उसके अंदर का क्या गुण है, क्या दोष है, इसे प्रकट ही नहीं होगा। जब तक कोई व्यक्ति चुपचाप रहेगा, चुपचाप बैठा रहा, उसके अंदर क्या कमी है, खूबी है, पता ही नहीं चला। लेकिन कोई भी व्यक्ति जैसे ही आपको बोलेगा ना, आपके सामने कुछ भी बोले, 5 मिनट भी बोल देगा ना, तो आपको पता चल जाएगा उसके अंदर क्या गुण है, अवगुण है, कमी खूबी, सब आपको पता चल जाएगा। तो प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक जो कि बालकृष्ण भट्ट है, वो कहना चाहते हैं कि जब तक मनुष्य चुप रहता है तब तक पता नहीं चलता कि उसका स्वभाव कैसा है, उसकी रुचि कैसी है और उसका दूसरों के साथ व्यवहार कैसा है। लेकिन जब भी वह बोलने लगता है तो उसके रूप का, गुण, व्यक्तित्व का पता चलता है और उसके स्वभाव से हम परिचित हो जाते हैं। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। देखिए यहाँ पर पढ़ लिए ना, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखने बताते हैं। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित बातचीत शीर्षक पाठ से लिया गया। इतना आप लोग याद रखिएगा और ये सब आपको लिखना ही नहीं, पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ आपको हम समझाएंगे वही आपको याद रखना है। ये सब आप लोग को लिखना नहीं है, आप अपने मन से बना के लिखिएगा कि लेखक इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं तब तक हमें ये पता ही नहीं चलेगा उसके अंदर का गुण क्या है, दोष क्या है, स्वभाव क्या है, उसके अंदर कमी क्या है, खूबी है, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति बोलता है तभी उसके अंदर का गुण दोष जो भी होता है वह प्रकट हो जाता है और हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यही बताना चाहते हैं। आप लोग इस तरह से आंसर लिख सकते हैं और अपने मन से आपको आंसर सबको बना के लिखना है। ये वाला पॉइंट जो हम बताते हैं, जो आंसर बताते हैं, ये सिर्फ आपको समझने के लिए है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आज आ गए हम लोग चैप्टर 2 पे। चैप्टर 1 जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया, जो भी उसका सब्जेक्टिव था, लघु उत्तरीय प्रश्न था, दीर्घ उत्तरीय था, 100% व्याख्या वाला था, वो सब करवा दिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है हमारा चैप्टर 2 का पहला क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भाग में युद्ध का वर्णन किया गया। ये क्वेश्चन आप लोग को ऐसे ही याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा तो बताते हैं। आप अपना हाथ निकालिए, हाथ में उंगली कितना है, तो 5 उंगली है। ठीक है, तो याद रखिएगा उसने कहा था जो कहानी है कितने भागों में बटी है, तो 5 भागों में बटी है। याद हो गया, भूलना जो था वो खत्म हो गया, क्योंकि आपको हाथ तो याद रहेगा, हाथ में उंगली कितना वो याद ही रहेगा। तो याद रखिएगा कि जो उसने कहा था कहानी है, जिसे लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी है, ये कहानी 5 भागों में बटी हुई है। अब क्वेश्चन है हमारा कि कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन किया गया। फिर आपको बता देते, आपके हाथ से ही आपको याद हो जाएगा। हाथ में उंगली कितने हैं, तो 5 उंगली है। तो पहला जो उंगली है, अंगूठा जो है उसको बंद कर लीजिए, फिर लास्ट वाला छोटी उंगली उसको बंद कर लीजिए। अब बचा कितना, तो दूसरा उंगली, तीसरा उंगली और चौथा उंगली। तो याद रखिएगा कहानी के दूसरा, तीसरा और चौथा भाग में युद्ध का वर्णन किया गया। याद हो गया, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को खुद हाथ से याद हो गया होगा कि उसने कहा था कहानी जो है 5 भागों में बटा हुआ है। आपके उंगली से याद रखना, 5 उंगली 5 भागों में कहानी बटा हुआ है। और अब पहला जो अंगूठा है उसको बंद कीजिए, लास्ट वाला उंगली को बंद कीजिए, बचा दूसरा, तीसरा और चौथा उंगली, यानी कि कहानी के दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में युद्ध का वर्णन किया गया। याद हो गया। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि कहानी की पात्रों की एक सूची तैयार करें। अगर इतना आप लोग याद कर लेते हैं ना, तो आपका 3 से 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। वैसे तो 6-7 नंबर भी फिक्स हो जाता है, लेकिन 3-4 नंबर तो फिक्स हो जाएगा, कहीं जाने वाला नहीं। 3-4 नंबर आप लोग का क्यों आप लोग पूछिएगा। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोग से 5 नंबर पूछा जाएगा तो आपके 5 नंबर पर आ जाएंगे, 2 नंबर पूछा जाएगा तो 2 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप कहिएगा कि ना 5 नंबर पूछा जाएगा ना 2 नंबर पूछा जाएगा, तब हमारे कैसे 3 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो ये आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि वजीरा सिंह जो था वो क्या था, विदूषक था या क्या था, जवान था, ये सब पूछा जाता है। बोधा सिंह कौन था, किसका
किसका बेटा था, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग सबको अच्छे से याद रखिएगा। तो कहानी जो उसने कहा था कहानी है, उसके पात्रों की एक सूची तैयार करना है। तो लहना सिंह कौन था, तो लहना सिंह रेजिमेंट का जवान था। वजीरा सिंह जो था रेजिमेंट का जवान, वो विदूषक भी था, याद रखिएगा। पलटन का विदूषक कौन था, तो वजीरा सिंह था। हजारा सिंह कौन था, तो रेजिमेंट का सूबेदार था। सूबेदारनी कौन थी, तो सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी थी, और बचपन में जो लहना सिंह को सिख लड़की मिला था वही सिख लड़की थी। बोधा सिंह कौन था, तो बोधा सिंह जो था ये सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। लेफ्टिनेंट साहब जो थे ये रेजिमेंट के ऑफिसर के वेश में थे। और कीरत सिंह कौन था, तो लहना सिंह का भतीजा था। अंतर सिंह जो था वो सिख लड़की का मामा था। इतना आप लोग अगर याद रखते हैं तो आपके जो है 3 से 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे। वैसे तो ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन 3-4 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। बस आप लोग इतना याद कर लीजिए, समझ गए ना कि ये सब जो है कहानी उसने कहा था कहानी के पात्र है, कहानी के पात्र में किसका क्या किरदार है वो भी आपको बता दिया। आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले करके याद कर सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट क्यों लीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उससे ही आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, बता दें कि अभी तक आप लोग इस नोट्स को नहीं लिए जिसमें कि आपको हिंदी और इंग्लिश का गेस्ट क्वेश्चन का नोट्स मिल रहा है, तो आप लोग भी ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को ले चुके हैं, गेस्ट क्वेश्चन के पीडीएफ को। जो भी बच्चे ले लिए वीडियो को थोड़ा स्किप करके थोड़ा आगे से देख लीजिएगा। जो लोग अभी तक नहीं लिए उनको जल्दी से बता देते हैं कि इसमें आपको मिलेगा क्या क्या और कैसे लेना है। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इसको ले चुके हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि आपके हिंदी में पता ही होगा टोटल 26 चैप्टर है, इंग्लिश में आपके टोटल 21 चैप्टर है। तो इन सभी चैप्टर के जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, इस सारा का सारा प्रश्न आप लोगों को इस पीडीएफ में मिल जाएगा, हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज। साथ ही साथ आपको पिछले 12 साल में जो भी प्रश्न पूछे गए हिंदी में वो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन वो आपको आंसर के साथ मिल जाएगा। और अगर आप लोग इतना अच्छे से कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसका 99% क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से देखने को मिल जाएगा। और इसको लेना कैसे है, तो इसके लिए आपको केवल और केवल 30 रुपये ही पे करना होगा। मतलब 30 रुपये में आपको दोनों सब्जेक्ट का पीडीएफ दे रहे हैं। इतना कम इसलिए रखें ताकि हर एक स्टूडेंट इसको अफोर्ड कर सकेगा, ले सकेगा। इसके लिए आपको करना बस इतना सा है कि ये नंबर है, इस नंबर पे आपको 30 रुपये पे कर देना है। 7903820891 इस नंबर पे नाम जैसे ही डालेगा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में, तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसमें आपको 30 रुपये पे कर देना है और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे आप पे कीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है, इस व्हाट्सएप पे आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट भेज देना है और बस एक छोटा सा मैसेज कर देना है हिंदी और इंग्लिश। आपको जो पीडीएफ है वो तुरंत मिल जाएगा और इस पीडीएफ को लेकर के आप लोग अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। जिनको भी लगता है उनका अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी अभी तक नहीं हो पाए, वो जरूर इस पीडीएफ को ले और एक बार जरूर से अच्छे से इसको पढ़ करके देख सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, उनका एग्जाम का जो तैयारी है बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन अगर उतना अच्छे से कर लिए ना तो आपके से एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। आपके एग्जाम में जितने प्रश्न आएंगे उसका 99% प्रश्न, 100% भी आप कह सकते हैं, लेकिन 99% प्रश्न जो होगा, एक आध दो प्रश्न ऐसा कोई हो जाए तो हो जाए, नहीं तो 100% प्रश्न जो होगा वो इसी में से आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आप लोगों से 5 नंबर में पूछा जाएगा और 2 तरीके से पूछा जा सकता है। किस तरीके से, तो एक तरीका तो ये होगा कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे, या फिर पूछा जाएगा उसने कहा था कहानी का जो नायक है लहना सिंह उसका परिचय दे, संक्षिप्त में परिचय दे, या फिर पूछा जा सकता है उसने कहा था कहानी का संक्षिप्त में लिखे। इस तरह से 3 तरीका से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन तीनों तरीका से पूछा जाएगा ना तो इसका आंसर आपको सेम ही लिखना है। सेम कैसे लिखना है वो भी आपको बता देते हैं। अब ये लहना सिंह कौन था इसके बारे में ही पूरा कहानी में, ठीक है ना, तो पूरा कहानी लहना सिंह के बारे में, तो लहना सिंह के कहानी बारे में आप जान लेंगे तो पूरा कहानी आपको समझ में आ जाएगा। पूरा कहानी आप लोग संक्षिप्त में लिख दीजिएगा, समझ गए। तो आप लोग अभी याद करवा देते और अगर आप लोग बस 5 मिनट देख लेते इसको और तो आपका पूरा कहानी याद हो जाएगा और इसका एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। आप लोग वीडियो में ना लास्ट तक बने रहिएगा। जो भी क्वेश्चन होगा अगर आप लोग सभी को कर लेते तो आपका पूरा गदखंड जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लहना सिंह था कौन, लहना सिंह का परिचय देना है। तो लहना सिंह जो था उसने कहा था कहानी का नायक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले आप लोग जानते होंगे। उसने कहा था कहानी का नायक जो है, मेन पात्र जो है कौन है, तो लहना सिंह है। वह अंग्रेजों के द्वारा शासित भारतीय सेना में जमादार के पोस्ट पर था। 12 वर्ष की उम्र में वो अपने मामा के घर आया था। उसकी मुलाकात एक सिख लड़की से हो जाती है जो बाद में सूबेदार की पत्नी बनती है। लहना सिंह प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के लिए भारत की ओर से जर्मन के खिलाफ युद्ध में लड़ाई करते हैं। सूबेदारनी ने उसे पति और हजारा सिंह बेटा बोधा सिंह की हिफाजत करने के लिए कहा था और लहना से अपनी वादा को जान दिवाकर भी निभाता है। इतना तो पढ़ लिया, लेकिन आप लोगों को कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी आप लोगों को याद पूरा करवा दे, पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, सिंपल वे में आप लोगों को कहानी बताते हैं, आप लोग सिर्फ कहानी को समझ लीजिए और अपने मन से बना करके आप लोग एग्जाम में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए
जब लहना सिंह जो है वो 12 वर्ष का रहता है, ठीक है, लहना सिंह 12 वर्ष का रहता है तो अपने मामा के यहाँ जाता है। कहाँ पर जाता है? तो मामा के यहाँ जाता है और मामा का घर रहता है अमृतसर में। वहीं पर जो मामा के यहाँ जाता है तो मामा के यहाँ जो जैसे आप लोग भी जाते होंगे तो मामा के यहाँ तो भर दिन बैठे नहीं रहते हो, दुकान के लिए कभी चल जाते, कभी घूमने फिरने के लिए चल जाते हैं। तो वैसे ही लहना सिंह कभी दुकान पर जाता है, एक दुकान पर जाते जैसे अपने मामा के अमृतसर जाता है तो वहाँ अमृतसर में जाकर के एक दिन दुकान पर जाता है। दुकान पर एक लड़की उसको मिलती है, वो लड़की रहती है सिख लड़की, कहानी में उसका नाम नहीं बताया गया। लड़की जो रहती है वो 8 वर्ष की रहती है, याद रखिएगा। उस समय लहना सिंह 12 वर्ष थी जिसमें वो मामा के घर गया था, और लड़की जो मिलती है तो लड़की की उम्र 8 वर्ष थी। अब जो लड़की से मिलता है तो लहना सिंह उसको छेड़खानी में पूछ देता है कि तेरी कुर्माई हो गई, तेरी कुर्माई होगी, बार बार उससे पूछ देता था लहना सिंह लड़की से कि तेरी कुर्माई होगी, और लड़की जो थी वो धत कहकर चली जाती है। याद रखिएगा, ये पूछा जाता ऑब्जेक्टिव में कि लहना सिंह लड़की को क्या कहकर छेड़ा करता था, तेरी कुर्माई होकर पूछा करता था और छेड़ा करता था, और लड़की क्या जवाब देती थी? धत कहकर चली जाती थी। यही सिलसिला चलते रहा, कभी लहना सिंह दुकान जाता तो कभी रास्ते में मुलाकात हो जाता तो बार बार लहना सिंह एक ही सवाल पूछता, तेरी कुर्माई होगी, लड़की धत कहकर चली जाती। ऐसे ही सिलसिला कुछ दिन तक चलते रहा। अब एक दिन क्या होता है, लहना सिंह जैसे ही पूछता है लड़की से कि तेरी कुर्माई होगी तो लड़की क्या कहती, देखती नहीं मेरा ये सालू, मतलब वो कहना चाहती है उस जो सालू था, इनके सालू मतलब साल दिखाकर वो इंडिकेट करना चाहती थी कि हाँ देखती नहीं मेरा सालू, हाँ मेरा सगाई हो गया। अब लहना सिंह क्या हो जाता है, उससे कुछ नहीं बोलता है। लहना सिंह को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। रास्ते में जब लहना सिंह अपने घर पे जाता रहता है, मामा के घर जाते रहता है तो बहुत ज्यादा इधर उधर किसी को मार देता है, कभी कुत्ते को एक लात मार देता है, नाली में किसी को गिरा देता है, ठेला पे लात मार देता है, मतलब बहुत सारा काम करते हुए चला जाता है। गुस्सा में रहता है लहना सिंह। बस वो लड़की इतना ही कहते, देखते नहीं मेरा सालू, और लड़की चली जाती है। लहना सिंह अपना चल देता है गुस्सा में। अब क्या होता है, लहना सिंह अपने मामा के चल गया, फिर बहुत साल बीत के लहना सिंह अपने काम में लग गया, लड़की अपने काम में लगे। फिर आज बहुत सालों बाद लहना सिंह जो है वो जमादार के पोस्ट पर है। सूबेदार से एक छोटा सा पोस्ट होता है। देखिए, सबसे पहला सिपाही में सबसे छोटा पोस्ट होता है वो होता है सिपाही का पोस्ट, और सिपाही से थोड़ा ऊंचा पोस्ट होता है वो होता है जमादार का पोस्ट, और जमींदार से भी ऊंचा पोस्ट जो होता है वो होता है सूबेदार का पोस्ट। ये समझ गए। अब मुझे बहुत दिन बीत जाता है तो लहना सिंह जो है वो क्या करता है, जमादार के पोस्ट पर आता है। लड़की अपना कहाँ चली गई तो लहना सिंह को कुछ नहीं पता है। अब क्या होता है, लहना सिंह जमादार के पोस्ट पर है तो एक दिन उसको सूबेदार अपने घर पे बुलाते हैं। जो जमादार लहना सिंह रहता है उसको उससे जो ऊपर जो पोस्ट पर उनके ऑफिसर रहते हैं सूबेदार, वो लहना सिंह को अपने घर पे बुलाता है। आओ लहना सिंह, कोई काम रहा होगा, बुला लिए होंगे। इसके लिए जब लहना सिंह उसके घर पे जाता है तो क्या देखता है कि जो सूबेदार नहीं थी, यानी कि जो बच्चा था लहना सिंह और मामा के यहाँ गया था, उस समय जो लड़की मिली थी, जो शेख लड़की थी, वही लड़की आज सूबेदार की पत्नी के रूप में उसके सामने है। यानी कि वो जो सूबेदार बुलाता है लहना सिंह को अपने घर पे, उस सूबेदार की पत्नी कौन है? तो वही लड़की जो लहना सिंह को बचपन में मिली थी, वही लड़की। अब क्या होता है, लहना सिंह तो भचक्का रह जाता है, चौंक जाता है। फिर ऐसे ही बातचीत होता है और थोड़ी देर बाद क्या होता है, सूबेदार वहां से किसी काम के लिए उठकर चला जाता है। तो लहना सिंह उससे थोड़ा मोड़ा बातचीत होता है सूबेदारनी का, और वो जो सूबेदारनी रहती है, जैसे ही लहना सिंह जाने लगता है तो लहना सिंह से एक वचन मांगती है। कहती क्या है कि तुम मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। वो जो सूबेदारनी और सूबेदार रहता है उसका एक बेटा भी रहता है, बेटा का नाम रहता है बोधा सिंह। याद रखिएगा कि सूबेदार और सूबेदारनी के बेटे का नाम क्या रहता है, तो बोधा सिंह रहता है। तो सूबेदारनी क्या कहती है कि तुम ना मेरे पर जब भी युद्ध हो, यानी कि जब युद्ध पर आता है लहना सिंह जमादार का पोस्ट पर आता है तो युद्ध तो होगा ही नहीं, जब लड़ाई कराता है। देख सकते हैं यहाँ पर जर्मन के खिलाफ युद्ध कराता है प्रथम विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व जो कि 1914 से 1918 में चला था, उसमें लहना सिंह जो थे जर्मन के खिलाफ से युद्ध कर रहा था। तो जो सूबेदारनी रहती है वो कहती है लहना सिंह से कि जब भी युद्ध होना तो तुम मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना, ऐसा वचन मांगती है। और लहना सिंह क्या करता है, चुपचाप कह देता है ठीक है, मतलब वो करके ठीक चल देता है। अब जब भी युद्ध होता है ना, जब जो युद्ध होता है तो लहना सिंह क्या करता है, अपनी जान देकर बोधा सिंह यानी कि उसके बेटे के और उसके पति हजारा सिंह दोनों की रक्षा करता है। याद रखिएगा, जो सूबेदारनी थी उसने कहा था कि जब भी युद्ध हो तो तुम मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। उसके बाद लहना सिंह जो चले आता है तो उसका बोधा सिंह जो है वो भी क्या है, तो सिपाही के पोस्ट पर है, तो वो भी जमादार के पोस्ट पर, सिपाही के पोस्ट पर है और सेना में। और वो भी तो बोधा सिंह को क्या करता है, लहना सिंह कभी ठंड लगने लगती है उसके बेटे को, यानी सूबेदारनी के बेटे को, तो उसको अपना कंबल देता है। ऐसे ही बहुत काम करता है। लेकिन जब युद्ध होता है तो अपनी जान देकर लहना सिंह जो है वो सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदार और बोधा सिंह की रक्षा करता है, अपनी जान देकर लहना सिंह। तो इसीलिए कहानी का नाम है उसने जो कहा था। उसके बाद क्या हो जाता है, लहना सिंह जैसे ही अपना मृत्यु के थोड़ा करीबी रहता है, मतलब मरने वाला ही रहता है, तो उसका जो गोद रहता है, उसका सर रहता है, वो किसकी गोद में रहता है, तो वजीरा सिंह की गोद में रहता है। और सूबेदार जो रहता है और बोधा सिंह जो रहता है वो घर जाने वाला रहता है और लहना सिंह की मृत्यु के पास ही रहता है। लहना सिंह को सब कुछ धीरे धीरे याद आते रहता है, कैसे कैसे वो बचपन में मिला था लड़की से, सब कुछ याद आते रहता है। तो लहना सिंह एक ही वर्ड कहता है सिर्फ सूबेदार हजारा सिंह से कि तुम जब भी घर जाओ ना तो सूबेदारनी से कह देना उसने जो मुझसे कहा था वो मैंने कर दिया।
एक ही वर्ड बोलता है कि तुम कह देना सूबेदारनी से कि सूबेदारनी ने मुझसे कहा था, वो उसने कर दिया। यानी कि सूबेदारनी ने जो लहना सिंह से कहा था उसने कर दिया। वो सूबेदार से कुछ नहीं कहता है कि क्या सूबेदारनी ने उसे करने के लिए कहा था और क्या उसने कर दिया, ऐसा कुछ नहीं बताता। सिर्फ इतना ही कहता है कि तुम बोल देना सूबेदारनी से कि उसने जो मुझसे कहा था वो मैंने कर दिया। इसीलिए इस चैप्टर का जो नाम है वो उसने कहा था कहानी। समझ गए आप लोग? उसने कहा था कहानी क्या है, लहना सिंह का परिचय किस तरह से देना, सब कुछ आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग खुद से बना करके अपने आंसर को अपनी भाषा में बना करके लिखिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। लहना सिंह के गांव में आया जो तुर्की मौलवी था वो सबसे क्या कहता था। तो लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले पंडित बन गए हैं, वेद पढ़ कर विमान चलाने की विद्या जान गए, मंडी में बनियों को बहकाता था। ये जो तुर्की मौलवी था ये मंडी में बनियों को बहकाता था, कहता था कि डाक खाने से रुपये निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो लहना सिंह के गाँव में आया एक तुर्की मौलवी था, ठीक है ना। लहना सिंह का जो गाँव में एक तुर्की मौलवी आया था, मौलवी सबसे क्या कहता था, तो सभी लोगों को बहकाता था, कहता था कि जर्मनी वाले जो है ना वेद पढ़ करके बड़े पंडित बन गए हैं और विमान चलाने की विद्या जान गए जर्मनी वाले। मंडी में बनियों को बहकाता था। ये जो तुर्की मौलवी था जो लहना सिंह के गांव में आया था, ये मंडी में बनियों को बहकाता था, कहता क्या था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो क्योंकि सरकार का राज जाने वाला। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मृत्यु से कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है, जन भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्य के रंग साफ हो जाते हैं, समय की धुन तो बिल्कुल उन पर से हट जाती है। ये जो क्वेश्चन है ये 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये आएगा 4 नंबर में होता है वो उसमें आएगा, ठीक है ना। इसको किस तरह से लिखना है तो वो देखिए। इतना तो आप लोग को यहाँ पर बता देते हैं, लेकिन इसमें आपको और भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ऐड उसी लिए नहीं किया, हम आपको बताएंगे। यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक चंद्रशर्मा गुलेरी के द्वारा रचित शीर्षक उसने कहा था पाठ से लिया गया। ये तो आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना है, जो कि 100% वाला क्वेश्चन होगा उसमें इस तरह से लिखना ही है। इस पंक्ति का आशय बड़ा ही भावुक है। जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो लहना सिंह को 12 वर्ष की अवस्था याद आने लगती है। यहां पर इतना लिखती है। अब इसके आगे आपको क्या लिखना है, ये तो इतना लिख दिए। अब इसके आगे सेम वही क्वेश्चन लिख देना आप जो उसमें दिखाए थे लहना सिंह का परिचय वाला। ये देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन का आंसर सब जो है आपको इसमें घुसा देना। समझ गए क्या क्या लिखना है कि लहना सिंह जैसे बचपन में लड़की से मिलता है, फिर उसको तुम्हारी कुर्बानी होगी ये पूछता है, लड़की धक्का कर चली जाती है, फिर लहना सिंह जमादार के पोस्ट पर आ जाता है, फिर उसके यहाँ घर पे जाता है सूबेदार हजारा सिंह के, फिर वो सूबेदार नहीं कहते तो मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना, और लहना सिंह अपनी जान देकर दोनों की रक्षा करता है, सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह की। यानी कि लहना सिंह के जो आपको बताया थोड़ी देर पहले, लहना सिंह का जो सिर था वो वजीरा सिंह के गोद में था और लहना सिंह मृत्यु के बहुत ही करीब था, तो उसको ये सब बात याद आने लगता है। देखिए क्वेश्चन देखिए कि जन भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। तो लहना सिंह को एक जन भर की जो भी घटनाएं थी, बचपन में कैसे लड़की से मिला था, क्या बोला था, फिर वो क्या उसके घर पे बोला था, सब उसको एक एक करके घटना जो थी वो सब आने लगती है। सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं, समय की धुन बिल्कुल उन पर से हट जाते हैं। ये समय की अभी क्या समय है कुछ भी है उनको कुछ नहीं याद है लहना सिंह को, बस यही याद है कि बचपन में कैसे मिला था, क्या बोला था, यही सब उसको याद आने लगता है। तो आप लोग इतना देखिए, ऊपर में जो इतना बता दें इतना लिख दीजिएगा। इसके बाद आप लोग वही लिखना चालू कर दीजिएगा कि लहना सिंह 12 वर्ष की अवस्था में अपने मामा के यहाँ गया था, तो वहां पर मिला था सिख लड़की से, उसे धक्का कर वो लड़की चली जाती थी, वो लहना सिंह पूछता था तेरी कुर्बानी होगी। ये सब आप लोग लिख दीजिएगा। समझ गए आप लोग? अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। अगर सब फिर से वही बताने लगते हैं तो वीडियो लंबा हो जाता है, वैसे वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, मुझे पता है, इसीलिए आप लोगों को शॉर्ट में बताते हुए चल रहे और आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों शामिल नहीं हुए थे। तो अपना दूसरा चैप्टर जो था वहां तक कंप्लीट हुआ। अब तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन है, जो तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक कौन है तो जयप्रकाश नारायण है। याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला जो ऐतिहासिक भाषण है वो 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो थे इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुए थे, क्यों नहीं जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होते तो आपको बताते हैं। तो ये बात सत्य है, यानी कि ये बात सच है कि जयप्रकाश नारायण जी जब अमेरिका में थे तो वो घोर कम्युनिस्ट अर्थात वे मार्क्सवादी थे। जब वे भारत लौटे तो घोर मार्क्सवादी थे, किंतु वे कांग्रेस में दाखिल नहीं हुए। वे कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि लेनिन के द्वारा कही गई बात उन्हें अच्छी तरह से याद थी। लेनिन ने यह बताया था कि जो देश गुलाम है वहां के कम्युनिस्ट हरगिज वहां की आजादी की लड़ाई के लिए अलग नहीं, अपने आप को अलग नहीं रखना चाहिए। लड़ाई का नेतृत्व भले ही पूंजीपतियों के हाथ में हो, फिर भी कम्युनिस्ट को अलग नहीं रहना चाहिए। इसलिए वे कम्युनिस्ट
पार्टी में शामिल नहीं होते। देखिए क्वेश्चन था हमारा कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों शामिल नहीं होते। तो ये बात तो सच है कि जयप्रकाश नारायण जो थे जब अमेरिका में थे ना तो घोर कम्युनिस्टवादी थे, यानी कि बहुत ही ज्यादा कम्युनिस्टवादी थे जब अमेरिका में जयप्रकाश नारायण थे। तो लेकिन जब भी वो भारत में आए तो कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए नहीं शामिल हो कि उनको लेनिन की एक बात याद आ गई थी। लेनिन की कौन सी बात याद आ गई थी तो वो देख लीजिए। लेनिन ने जयप्रकाश नारायण को बताया था कि जो देश गुलाम होता है ना, जैसे जयप्रकाश नारायण जिस समय थे उस समय तो देश गुलाम ही था, तो लेनिन की जो बात थी कि वो याद आ गया था जयप्रकाश नारायण को कि जो भी देश गुलाम होता है ना वहाँ कम्युनिस्ट जो होते हैं वो हरगिज वहाँ की आजादी की लड़ाई को अपने से अलग नहीं रखना चाहिए। लड़ाई का नेतृत्व जो होता है वो भले ही पूंजीपतियों का यानी कि अमीर लोग जो होते हैं उनके हाथों में रहता है, फिर भी कम्युनिस्ट को उनसे अलग नहीं रहना चाहिए। इसलिए जयप्रकाश नारायण जो थे वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि दिनकर जी का निधन कब और किन परिस्थितियों में हुआ था। दिनकर जी जो थे रामधारी सिंह दिनकर, उनका निधन उनकी मृत्यु जो थी वो कब हुई थी और किन परिस्थितियों में हुआ था। तो एक दिन यहाँ पर जयप्रकाश नहीं होगा, एक दिन दिनकर जी, यहाँ पर जयप्रकाश नहीं होगा, एक दिन दिनकर जी मद्रास में अपने मित्र ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके थे। याद रखिएगा एक दिन दिनकर जी जो थे ना वो कहाँ पर रुके थे तो मद्रास में अपने मित्र मतलब अपने दोस्त एक ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके थे। वहां दिनकर जी से गंगा बाबू मिलने आए थे। एक दिन क्या हुआ था, दिनकर जी अपने मद्रास में गए थे, मद्रास में उनके एक दोस्त थे दिनकर जी के ईश्वर अय्यर, अब वहां पर रुक गए थे और वहीं पर उनसे गंगा बाबू भी मिलने आ गए थे। वहां पर क्या हुआ, वहां पर वो दिनकर जी वहां पर उस दिन बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। अब गंगा बाबू मिलने आए थे, अपने दोस्त के यहाँ रुके थे, इस वजह से दिनकर जी जो थे बहुत ज्यादा प्रसन्न दिख रहे थे। अब वहां पर क्या हुआ, खाना पीना हुआ, सब लोग खाना पीना खा के आराम से बैठे हुए थे। तो एक दिन अचानक उनको क्या हुआ, दिल का दौरा पड़ा। दिनकर जी को रात में दिल का दौरा पड़ा। अब जैसे ही दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ा 3 मिनट के अंदर उनको बिल्डिंग के नर्सिंग होम अस्पताल में पहुंचाया गया। दिनकर जी का निधन कब और किन परिस्थितियों में हुआ था वही क्वेश्चन था। तो दिनकर जी को जैसे ही दिल का दौरा पड़ा ना रात में, उनको मात्र 3 मिनट के अंदर में बिल्डिंग के नर्सिंग होम में पहुंचाया गया। डॉक्टर जो थे वो अच्छी तरीके से दिनकर जी के देखभाल में लग गए, उनको बचाने में, उनको देखभाल करने में लग गए, लेकिन फिर भी उनको बचाया नहीं जा सका। रामनाथ जी की गोयनका के द्वारा, यानी कि उनके सामने ही उनका निधन हो गया था। किनका, तो दिनकर जी का। समझ गए कि दिनकर जी का निधन कब और किन परिस्थितियों में हुआ था। तो दिनकर जी जो थे एक दिन मद्रास में अपने दोस्त अय्यर के यहाँ गए थे, ईश्वर अय्यर के यहाँ गए थे, वहीं पर गंगा बाबू जो थे वही मिलने के लिए दिनकर जी से आए थे। उस दिन दिनकर जी जो थे बहुत खुश थे। क्यों खुश थे, क्योंकि गंगा बाबू मिलने के लिए आए थे। उसके बाद वो अपने मित्र के यहाँ गए थे, इस वजह से दिनकर जी काफी ज्यादा खुश थे। उसके बाद क्या हुआ, खाना पीना हुआ, रात का टाइम था, दिनकर जी को अचानक क्या होगा, दिल का दौरा पड़ा। अब जैसे ही दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ा उसके 3 मिनट के अंदर उनको बिल्डिंग के नर्सिंग होम में ले जाया गया। सब डॉक्टर जो थे वो सभी तरीके से उनका इलाज करने लगे, लेकिन फिर भी उनको बचाया नहीं जा सका। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इस सब क्वेश्चन को आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ समझना है और एग्जाम में खुद से बना करके आप लोगों को लिखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था। बुद्ध जो थे उन्होंने आनंद से क्या कहा था। तो बुद्ध ने आनंद से कहा था कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वो 500 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब केवल 500 वर्ष ही चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार दे दिया है। क्वेश्चन था हमारा कि बुद्ध जो थे ना उन्होंने आनंद से क्या कहा था। तो बुद्ध ने आनंद से कहा था कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था ना वो 500 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब केवल 500 वर्ष ही चलेगा। जो धर्म बुद्ध ने कहा था आनंद से कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वो धर्म पहले 500 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब केवल 500 वर्ष ही चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार दे दिया है। और यही कहा था बुद्ध ने आनंद से। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। पराधीनता मतलब क्या होता है, पतन, मतलब कि उसके पुरुष के तुलना में नारी की जो पराधीनता था उसमें कमी यानी कि पतन कब से होने लगा। तो नारी की पराधीनता तब से आरंभ हुई जब से मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। इसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गई। घर का जीवन सीमित हो गया और बाहर का जीवन असीमित हो गया। कृषि के विकास के साथ ही नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। ये तो आप लोग समझ गए, ये सब नहीं लिखना है, सिर्फ हम जो आपको समझाएंगे वो आपको लिखना है। तो आप लोग को अपने, हम जो समझाएंगे वो तो लिखना है, लेकिन अपने मन से बना करके लिखना है। ठीक है। तो क्वेश्चन था कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। तो याद रखिएगा कि नारी की पराधीनता तब से आरंभ हुई जब से मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। कृषि का आविष्कार तो कब हुआ था, बहुत ही पहले हुआ था, बहुत पहले हुआ था। तो उसी समय से नारी की जो पराधीनता थी वो शुरू हो गई। कैसे शुरू हो गई, क्योंकि जब जो कृषि का आविष्कार हुआ तो नारी क्या करती थी, घर में रहती थी। घर का जो भी काम था, घर का काम करना, खाना बनाना, बर्तन धोना, पोछा करना, जो भी काम था, घर को साफ सुथरा रखना, यानी घर के अंदर का जो काम था वो सिर्फ नारी करने लगी। लेकिन पुरुष क्या करता था,
था, वो खेती भी करता था, बाहर का और भी कोई कुछ काम था, यानी कि बाहर का पूरा काम कौन करने लगा था, तो पुरुष करने लगा था। और घर का जितना भी काम था वो कौन करने लगी थी, तो नारी करने लगी थी, स्त्री करने लगी थी। इसी के साथ क्या हो गया था, नारी का पराधीनता का आरंभ हो गया था। अब जैसे ही कृषि का आविष्कार हुआ उसी समय से नारी का पराधीनता शुरू हो गया था। आप लोग याद रखिएगा, अपने मन से बना करके लिखिएगा कि नारी जो थी वो घर का काम करती थी। ये सब तो आपको समझाने के लिए आप लोग को बना के लिखना अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में, कि नारी का पराधीनता तब से आरंभ हुआ जब से मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। कृषि का आविष्कार होते ही नारी जो थी वो घर का काम करने लगी और पुरुष जो था वो बाहर का काम करने लगा, यानी कि नारी की पराधीनता मानव जाति के कृषि के आविष्कार के साथ ही शुरू हो गया था। समझ गए? अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 100% व्याख्या वाला एक क्वेश्चन है, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 4 रहेगा क्वेश्चन, जिसमें कि 2 बनाना है। अब क्वेश्चन है हमारा कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वो अपूर्ण है। अब इस पार्ट के माध्यम से, यानी कि इस पॉइंट के माध्यम से, इस लाइन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, और जो लाइन है किस पार्ट से लिया गया, तो ये प्रस्तुत पंक्ति, यानी कि जो पंक्ति है ये हमारे पाठ्य पुस्तक रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित शीर्षक अर्धनारीश्वर पाठ से ली गई। तो हम इतना समझ गए, ये जो लाइन लिया गया ये अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया, और ये लाइन के लेखक कौन है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। अब इस लाइन के माध्यम से लेखक कहना क्या चाहते हैं कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं होता है वो अपूर्ण होता है। जिस भी पुरुष में नारीत्व, यानी नारीत्व की जो भावना होता है वो नहीं होता है, वो पुरुष जो होता है अपूर्ण होता है, अधूरा होता है। इसका मतलब आपको अभी समझा देते हैं कि इस पंक्ति के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जो है वो कहना चाहते हैं कि जिस भी पुरुष में नारी का गुण अर्थात नारीत्व नहीं होता है, नारीत्व का भावना। देखिए क्वेश्चन था हमारा कि जिस भी पुरुष में नारीत्व नहीं होगा। नारीत्व का मतलब क्या होता है, तो नारीत्व मतलब होता है नारी के गुण। नारी में कौन कौन से गुण होते हैं, तो दया के गुण होते हैं, माया होता है, ममता होता है, सहिष्णुता होता है। यानी कि जो भी पुरुष में ये नारी का ये सब गुण नहीं होगा, वो पुरुष जो होगा वो अधूरा होगा। पुरुष को नारी का गुण ही क्या बनाता है, तो पूर्ण बनाता है। पुरुष को एक नारी का जो ये सब गुण है, जो यहाँ पर गुण देखें, ये सब गुण क्या करता है, तो पूर्ण बनाता है, संपूर्ण बनाता है। अगर उसमें दया, माया, सहिष्णुता नहीं होगा तो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार या अच्छे से बात नहीं करेगा। अगर किसी पुरुष में नारी का जो ये गुण है, दया, माया, ममता, ये सब नहीं होगा, तो जो पुरुष होगा वो किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। इसलिए पुरुष को नारी के जो ये गुण है यही पूर्ण बनाते हैं। इसलिए हर एक पुरुष में नारी का ये गुण होना ही चाहिए, अर्थात पुरुष में भी नारी का गुण होना आवश्यक है। समझ गए? ये 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन था, आप लोग को बता दिया। अपनी भाषा में आप लोग को बना करके एग्जाम में लिखना है। अब आ चुके हैं हम लोग चैप्टर 5 पे। चैप्टर 5 क्या है, तो रोज है, जिसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य। समझ गए? अब इस चैप्टर के क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखिए। मालती जो थी, थोड़ा सा समझ लीजिए, लेखक जो रहते हैं अज्ञ हैं, वो अपनी बहन के यहाँ जाते हैं, दूर की बहन रहती है, और जो उसके शादी के 4 साल बाद उससे मिलने के लिए जाते हैं, और उसके घर में जो भी देखते हैं ना वही लेखक जो अज्ञ है इस चैप्टर में उतार दिए, लिख दिए। तो जब जैसे ही वो अपनी दूर की बहन मालती के यहाँ लेखक जाते हैं, तो मालती को का घर का वातावरण लेखक को कैसा लगा, या फिर आप जो कहानी पढ़े होंगे तो उस कहानी में आपको कैसा लगा, ये आपको बताना, अपने शब्दों में बताना। देख दे क्वेश्चन में लिखा हुआ, अपने शब्दों में लिखिए। तो मालती का जो घर का वातावरण था ये नीरस था, उबाऊ था, उसमें कहीं भी ताजगी प्रसन्नता नहीं थी। मालती में युवती वाला रस भी नहीं था, वो अपने बच्चों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, वो अपने परिवेश तथा जीवन से पूरी तरह असंतुष्ट थी। सिंपल सा क्वेश्चन है कि मालती जो थी उसका पूरा जीवन, उसका पूरा घर का वातावरण आपको कैसा लगा, तो कैसा लगा ये देखिए। मालती का जो घर का वातावरण था नीरस था, उबाऊ था। क्यों उबाऊ था? अब जो मालती थी उसके घर में उसके कौन कौन थे, उसके एक पति थे और उसके एक बेटे थे। पति क्या करते थे, तो पति का नाम था महेश्वर, जो कि गैंग्रीन नामक बीमारी होता है उसी का इलाज करते थे। अब जो गैंग्रीन नामक बीमारी होता है उसका इलाज करते थे, तो हमेशा हॉस्पिटल में रहते थे, अधिकतर टाइम अपना हॉस्पिटल में रहते थे, तो पत्नी पर भी उतना टाइम नहीं दे पाते थे। और मालती कहाँ रहती थी, तो पहाड़ी इलाका में रहती थी। और पहाड़ी इलाका में क्या होता है, घर जो होता है वो दूर दूर पर होता है, इसलिए मालती के आस पड़ोस में उतने लोग नहीं थे जिससे कि मालती अच्छे से बात कर पाते। इसलिए एक जैसा काम, मतलब सुबह उठना, पति को हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार करना, घर का काम करना, बच्चे को देखना, बच्चे का नाम था टिट्टी, छोटा सा बच्चा था, बच्चे का नाम था टिट्टी, बच्चे को देखना, इस सब काम करते करते जो थी ना मालती नीरस और उबाऊ हो चुकी थी। उसमें कहीं भी युवती वाला रस ही नहीं था, उसमें कहीं भी ताजगी या प्रसन्नता ही नहीं था। ऐसा लगता था कि वो मालती जो अपने बच्चों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करती है टिट्टी के साथ, वो अपने परिवेश तथा जीवन से पूरी तरह असंतुष्ट थी। अब असंतुष्ट होगी ना, क्योंकि कहीं पर भी उस घर में खुशी था ही नहीं। 3 आदमी है, 3 आदमी में भी एक आदमी अपना हॉस्पिटल में रहता है, एक छोटा सा बच्चा है, किसी से ना कोई बात करना ना कुछ करना, सब दिन एक ही काम करना। तो इससे क्या हो गया था, मालती का जो पूरा घर का वातावरण था वो नीरस और उबाऊ टाइप का हो गया था। इसको सिंपल वे में आप लोग अपने मन से बना करके लिखिएगा।
अब अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गैंग्रीन क्या है। तो अभी हम लोग देखे थे ऊपर में, आप लोगों को बताए थे कि मालती के जो पति थे ना महेश्वर, वो गैंग्रीन नामक एक बीमारी होता है, उसी का इलाज करते थे। होते हैं ना डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट होते हैं, जो कि कोई हड्डी के डॉक्टर होते हैं, कोई दिमाग के डॉक्टर होते हैं, कोई किसी चीज में स्पेशलिस्ट रहते हैं। वैसे ही महेश्वर जो थे वो गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज करते थे और उसी में स्पेशलिस्ट थे। ठीक है, तो गैंग्रीन होता क्या है? गैंग्रीन जो होता है एक बीमारी होता है, ये तो समझ गए, लेकिन किस तरह का बीमारी होता है तो वो देखिए। गैंग्रीन जो होता है एक प्रकार का घाव होता है जिसमें कि सड़न की प्रवृत्ति होती है, या प्राय किसी विषाक्त कांटे चुभन या ऐसी किसी कारण से होता है जिस अंग में होता है उसे काटकर शरीर से अलग कर दिया जाता है अथवा रोगी की जान चली जाती है। ये समझ गए। अब आप लोगों को बताते हैं गैंग्रीन होता क्या है। तो गैंग्रीन जो होता है एक प्रकार का घाव होता है। समझ गए कि गैंग्रीन क्या होता है? गैंग्रीन एक प्रकार का घाव होता है जिसमें ना सड़न की प्रवृत्ति रहती है। अब कई बार एक घाव को देखेंगे आप लोग, कोई जो घाव हो जाता है वो हमेशा सड़ता ही रहता है, कभी ठीक होता है नहीं, अधिकतर टाइम वो सड़ता ही रहता है। तो गैंग्रीन जो होता है एक प्रकार का घाव होता है जिसमें कि सड़न की प्रवृत्ति रहती है, यानी कि घाव जो होता है हमेशा सड़ता ही रहता है। और ये प्राय ये जो होता है ये होता किस तरह से? तो ये किसी विषैले कांटे के किसी कांटे के चुभने से या किसी विषैला जीव के काटने से हो जाता है। याद रखिएगा गैंग्रीन नामक बीमारी जो होता है होता किस तरह से? तो ये किसी विषैले जीव के काटने से हो जाता है या फिर किसी कांटे के चुभने से हो जाता है। और ये शरीर के जिस भी अंग में हो जाता है ना, जिस भी व्यक्ति को शरीर के जिस भी अंग में हो जाता है उसको काटकर शरीर से अलग करना पड़ता है, या फिर जिस भी व्यक्ति को गैंग्रीन नामक बीमारी हो जाती है उस व्यक्ति की जान चली जाती है। तो याद रखिएगा इतना ज्यादा ये गंभीर बीमारी होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन आप लोग याद रखिएगा। और जितना क्वेश्चन आप लोग करवाने, सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिए होंगे जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही करवा रहे हैं। आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं आपका पूरा जो गद खंड है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा आज के इस वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में या फिर कल ही के वीडियो में करवा देंगे आपका काव्य खंड, यानी कि आपका पूरा गद खंड कंप्लीट, काव्य खंड कंप्लीट, ऑब्जेक्टिव पहले ही करवा दें, पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ एक दिन और करवा देंगे आपका, एक दिन लास्ट एग्जाम से 1-2 दिन पहले पूरा जो एक दो ऑब्जेक्टिव है उसको शुरू से लेकर के लास्ट तक करवा देंगे। तो ऑब्जेक्टिव भी थोड़ा आपका रिवीजन हो जाएगा और सब्जेक्टिव आपको करवा रहे हैं, मतलब पूरा आपका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, इसके अलावा आपको कुछ भी देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और लेखक परिचय तो आपको पहले ही करवा चुके हैं, लेखक परिचय भी आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, वो सब आप लोगों को प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो समझ ही हो गए होंगे कि गैंग्रीन क्या होता है? घाव होता है जिसमें जो हमेशा सड़ता रहता है। ये किसी विषैला जीव या फिर कांटे के चुभने से हो जाता है। और किसी भी व्यक्ति के जिस भी अंग में गैंग्रीन नामक बीमारी हो जाता है उससे क्या हो जाता है? उस व्यक्ति को, उस शरीर को, उस अंग को काट कर शरीर से अलग करना पड़ता है या फिर उस व्यक्ति की जान चली जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मुझे ऐसा लग रहा था कि घर पर छाया घिरी हुई है, वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे मसवे कर रही है। मैं वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे, हाँ मैं जैसे ये घर जैसे मालती। ये जो पंक्ति है ये जो है 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन है। ये भी किस चैप्टर से लिया गया लाइन को? तो ये लिया गया रोज कहानी से, और इस कहानी के लेखक कौन है? तो अज्ञे। इतना समझ गए कि ये पंक्ति अज्ञे के द्वारा रचित रोज कहानी से लिया गया। अब इस कहानी के माध्यम से लेखक कहना क्या चाहते हैं? तो लेखक मालती के घर दूसरे रिश्तेदार के रूप में आए थे। लेखक जो थे वो मालती के दूर के भाई थे, बचपन से दोनों साथ में खेलते पढ़ते थे, तो दोनों जो थे वो दोस्त तो थे लेकिन दूर के रिश्तेदार थे। ठीक है, तो लेखक जो है मालती के घर दूर के रिश्तेदार के रूप में आए थे। अतिथि को यह लगता है उसके घर पर कोई काली छाया मंडरा रही। अब लेखक जैसे ही मालती के घर में पांव रखते हैं ना, तो लेखक को लगता है, जैसे घर होता है ना, खुशनुमा माहौल रहता है किसी घर में, और किसी घर में अब जाइएगा तो माहौल खुशनुमा रहता है, लगता है कहाँ आ गए, पूरा मन नहीं लगता रहता आपको। जैसे कहीं आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते होंगे तो आपको बहुत ज्यादा मन करता है, अरे उस रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ पर बहुत ज्यादा मन लगता है। किसी रिश्तेदार के यहाँ नाम जैसे आपकी मम्मी लेती होगी, पापा लेते हो, उनके यहाँ जाना तो आप लोगों का मन होता नहीं, हम नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, क्यों? तो वहाँ पर मन नहीं लगता। तो वैसे ही लेखक जैसे मालती के घर में पांव रखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई काली छाया मंडरा रही है। लेखक को यह भी अनुभव हो रहा था कि लेखक भी उस माहौल में जकड़ते हुए जा रहा था। अब लेखक को जो उतना खुशनुमा आदमी था, लेकिन लेखक को भी लग रहा था कि जो नीरस स्वभाव टाइप का माहौल है, इसमें जैसा वो माहौल है उसमें वो भी वैसा ही होता जा रहा है। वह भी उसकी जकड़ में आकर नीरस और निर्जीव सा हो रहा है। अब जैसा उस घर का माहौल है नीरस और निर्जीव, उसी तरह का लेखक भी होता जा रहा है, ऐसा लेखक को लगता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि मालती जैसा ये घर है, जैसे कि मालती नीरस और निर्जीव हो चुकी है, जो कि पहले मालती नहीं थी। पहले मालती जो थी वो बहुत ज्यादा चंचल थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मालती भी जो उसी प्रकार से नीरस और निर्जीव होती जा रही है जैसा कि उसका ये घर है। समझ गए? तो इस पंक्ति के माध्यम से लेखक अज्ञे जो यही बताना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए? विद्यार्थी जो होते हैं उनको राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए? तो आपको बताना है। तो विद्यार्थियों को राजनीति में भाग इसलिए लेना चाहिए क्योंकि उन्हें कि कल देश की बागडोर अपने हाथ में लेनी है। अगर वे आज ही राजनीति में भाग नहीं लेंगे तो आने वाले देश की भली बात नहीं संभाल पाएंगे, जिससे देश का विकास नहीं हो पाएगा। भगत सिंह का मानना है, चैप्टर 6 का ये क्वेश्चन है कि भगत सिंह को मानना है कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए? क्यों लेना चाहिए? क्योंकि जो लेखक भगत सिंह है उनका मानना है
कि आज जो देश के जो नौजवान है वही क्या करेंगे, कल देश के नेता बनेंगे, देश को वही संभालेंगे। आज जो प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति या फिर कोई भी मंत्री है तो कल क्या होगा, उनके बाद कोई आएंगे तो देश के कोई नौजवान ही आएंगे ना, कोई विद्यार्थी ही आएंगे ना। तो वही लेखक का मानना है, भगत सिंह का मानना है कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग इसलिए लेना चाहिए क्योंकि उन्हें कल देश का बागडोर अपने हाथ में लेना है। अगर आज वो राजनीति में भाग नहीं लेंगे, अगर आज से लोग जो भी नेता बनना चाहते हैं या फिर नेता के फील्ड में जाना चाहते हैं, उनको आज ही नहीं पता होगा कि राजनीति में किस तरह से संभाला जाता है, देश को क्या करना होता है। अगर आज पता ही नहीं होगा तो देश को तो अच्छे से संभाल ही नहीं पाएंगे, जिससे क्या होगा, देश का विकास नहीं हो पाएगा। ऐसा किसका मानना है, तो भगत सिंह का मानना है कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह को विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं। भगत सिंह जो है उनकी विद्यार्थियों से क्या क्या अपेक्षाएं हैं, तो भगत सिंह की विद्यार्थियों से काफी सारी अपेक्षाएं, बहुत सारी अपेक्षाएं भगत सिंह की विद्यार्थियों से। वे कहते हैं कि भारत को ऐसे देश सेवकों की आवश्यकता है जो देश पर तन मन धन अर्पित कर दे, अपना सारा जीवन देश की आजादी के लिए, विकास के लिए न्यौछावर कर दे। और यह कार्य सिर्फ विद्यार्थी ही कर सकते हैं, विद्यार्थी और नौजवान ही क्रांति कर सकते हैं। अतः विद्यार्थी पढ़े और साथ ही साथ पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करे और जब भी जरूरत हो तो मैदान में कूद पड़े, अपना जीवन देश की सेवा में लगा दे। यही अपेक्षाएं विद्यार्थी की अमर भगत सिंह की। क्वेश्चन था हमारा कि भगत सिंह जो है ना, भगत सिंह इनकी विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं, तो भगत सिंह की विद्यार्थियों से बहुत सारी अपेक्षाएं, काफी सारी अपेक्षाएं, इनकी बहुत सारी अपेक्षाएं भगत सिंह की विद्यार्थियों से। भगत सिंह कहते हैं कि देश को ऐसे देश सेवकों की जरूरत है, भारत को ऐसे देश सेवकों की जरूरत है, ऐसे देश सेवक जो कि अपना देश पर तन मन धन अर्पित कर दे। भगत सिंह जो उनको मानना है कि देश को ना ऐसे देश सेवक की जरूरत है जो कि अपना तन मन धन पूरा देश पर अर्पित कर दे। और ये जो काम है, भगत सिंह का मानना है कि ये जो काम है कि तन मन धन अर्पित करना देश पर, ये काम केवल कौन कर सकते हैं, तो विद्यार्थी या फिर नौजवान ही कर सकते हैं। विद्यार्थी और नौजवान ही क्रांति कर सकते हैं। इसलिए भगत सिंह का मानना है कि विद्यार्थी और नौजवान जो है ये पढ़े, ऐसा नहीं कि आज से क्रांति में घुस गए, देश की सेवा में लगे, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, नहीं, पढ़े, साथ ही साथ पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करे। और जब भी देश को जरूरत हो तो जो विद्यार्थी और नौजवान होते हैं वो पॉलिटिक्स में, मैदान में देश को रक्षा करने के मामले में या फिर अपना देश के ऊपर तन मन धन लुटाने के मामले में या देश सेवक के रूप में बनकर अपना सब कुछ देश पर न्यौछावर कर दे, यानी कि मैदान में कूद पड़े और अपना सारा जीवन देश की सेवा में लगा दे। यही सारी अपेक्षाएं विद्यार्थियों से अमर भगत सिंह की। समझ गए कि विद्यार्थियों के भगत सिंह से क्या अपेक्षाएं, तो यही सारी अपेक्षाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा और वे आत्महत्या को कायरता क्यों कहते हैं, इस संबंध में उनके विचार स्पष्ट करें। भगत सिंह जो है वो कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहते हैं और वे आत्महत्या को कायरता क्यों कहते हैं, इस संबंध में उनके विचार को स्पष्ट करें। तो सरदार भगत सिंह ने देश सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर मृत्यु कहा है। भगत सिंह आत्महत्या को कायरता इसलिए कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करेगा तो थोड़ा सा दुख कष्ट सहने के चलते करेगा, वो अपना समस्त जीवन एक ही क्षण में खो देगा। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन क्या हमारा कि भगत सिंह जो है उन्होंने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु का है। इस भगत सिंह को आप लोग जानते होंगे, तो भगत जैसे कौन सी मृत्यु होती है जिस मृत्यु की भगत सिंह ने सुंदर मृत्यु का है, तो देश सेवा के बदले दी गई फांसी, जैसे भगत सिंह को फांसी दिया गया था, देश सेवा के बदले में दिया गया था, तो वैसे ही मृत्यु को भगत सिंह ने सुंदर मृत्यु का है। और वो आत्महत्या को कायरता इसलिए कहते हैं कि कोई भी आदमी आत्महत्या क्यों करता है, आत्महत्या इसलिए करता है कि उसको थोड़ा सा दुख रहता है, कष्ट, अच्छा छोड़िए, कोई अगर हम है या कोई एक और व्यक्ति है वो आत्महत्या क्यों करेगा, वो इसलिए करेगा कि और किसी जैसे हम ही अगर आत्महत्या करना चाहे तो हम क्यों करना चाहेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा कष्ट होगा। वो कष्ट किसका होगा, सिर्फ मेरे लिए होगा ना, किसी और के लिए नहीं होगा। हम जो मर जाएंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे, उससे क्या हो जाएगा, किसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा ही बिगड़ेगा, यानी कि हम कुछ देश के लिए कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम जीवित रहे तो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो भगत सिंह का यही मानना है कि किसी को आत्महत्या करना ही नहीं चाहिए। आत्महत्या जो होता है एक कायरता का काम होता है, क्योंकि आत्महत्या वही करेगा क्योंकि उसको थोड़ा सा दुख होगा, कष्ट होगा, उस दुख कष्ट सहने के चलते वो आत्महत्या करेगा। लेकिन अगर वो जिंदा रहेगा तो अपना सारा जीवन देश पर न्यौछावर कर सकता है। भगत सिंह ने देश सेवा के बदले दी गई जो फांसी होती है उसी को सुंदर मृत्यु का है। और आत्महत्या को कायरता इसलिए कहते हैं क्योंकि वह थोड़ा सा, कोई व्यक्ति आत्महत्या इसलिए करेगा कि वह दुख या फिर कष्ट सहने के चलते करेगा, लेकिन वो अपना सारा जीवन जो एक क्षण में ही खो देगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने के कारण क्या है। चैप्टर 7 से के क्वेश्चन पे आ चुके हैं ओषधानिरा पे। ये चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता जो है इसके बढ़ने के कारण क्या है। तो चंपारण क्षेत्र में बहुत घना जंगल हुआ करता था जो पानी को रोकता था। धीरे धीरे जंगल की कटाई होने के बाद महावन समतल हो गया और बाढ़ के पानी का बहाव में रुकावट नहीं होता और वहां पर बाढ़ के प्रचंड का रूप आने लगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि चंपारण के क्षेत्र में क्या हो जाता है, बहुत ही बाढ़ आ जाती है। बाढ़ तो आप लोग समझ रहे होंगे, बिहार के
बच्चे होंगे तो बाढ़ के बारे में तो पता ही होगा। तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता जो है, बाढ़ के बढ़ने का कारण क्या है, बाढ़ की जो इतना आ जाता है वो क्यों आता है? तो पहले क्या था कि चंपारण क्षेत्र में बहुत ज्यादा जंगल घना हुआ करता, बहुत ज्यादा जंगल हुआ करता था, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हुआ करते थे, जो कि क्या होता था, जैसे ही बाढ़ आता था, पानी आता था तो उस पानी के बहाव को रोकता था। धीरे धीरे क्या होने लगा, जंगल की कटाई होने लगी, उससे क्या हो गया, जंगल जो हो गया यानी कि पूरा जमीन जो हो गया वो समतल हो गया, एक जैसा हो गया। अब पानी जैसे आता है सराक दवर सीधे पानी चला आता है। पहले क्या होता था, पानी जो होता था पेड़ रहता तो पानी पेड़ जो होता था, पेड़ जो रहता तो पानी का रुकाव करता था, रोकता था। बाढ़ के पानी का बहाव को रुकावट नहीं होता, अब तो कोई रुकावट ही नहीं, पेड़ है ही नहीं, तो जमीन पूरा समतल है, पानी जैसे आता है एक सराक दवर पूरा चला आता है। ठीक है, तो बाढ़ के प्रचंड डूब का यही कारण है, जंगलों की कटाई होना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया था? चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए ना गांधी जी ने क्या किया था? चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या कहा था? तो गांधी जी के विचार से आर्थिक समस्याओं को दूर करने से का एकमात्र उपाय है शिक्षा। गांधी जी का ऐसा मानना था कि आर्थिक समस्याएं, जो पैसों की जो तंगी रहती है, आर्थिक समस्याएं रहती है, इसको दूर करने का एकमात्र उपाय, और उपाय क्या? तो शिक्षा, यानी कि लोग पढ़े लिखे, शिक्षा, यही है क्या? आर्थिक उपाय, आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए गांधी जी के उपाय विचार से शिक्षा। ठीक है, गांधी जी ने चंपारण में शिक्षा के लिए वहां तीन गांव बहड़वा, मधुबन और भितरवा में आश्रम विद्यालय की स्थापना की थी। गांधी जी ने चंपारण में क्या किया था? जब गांधी जी चंपारण 1917 में गए थे, वहां पर उन्होंने शिक्षा के लिए क्या किया था कि 3 गांव में, बहड़वा गांव में, मधुबन गांव में और भितरवा गांव में आश्रम यानी कि विद्यालय की स्थापना की थी। उन विद्यालयों की जिम्मेदारी गुजरात, महाराष्ट्र आए कार्यकर्ता को दे दिया और विदेशों से शिक्षा प्राप्त शिक्षक वहां रखे गए ताकि संचालन अच्छे से हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ गए कि चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या क्या किया था? कि चंपारण में जब गांधी जी गए थे 1917 में, तो उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था के लिए क्या किया था? तो गांधी जी का ऐसा विचार था, मानना था कि इस आर्थिक समस्याओं को दूर करने का बस एक ही उपाय है, वो है शिक्षा। और गांधी जी ने चंपारण में शिक्षा के लिए 3 गांव चुने थे, बहड़वा गांव, मधुबन गांव और भितरवा गांव। ये तीनों गांव में आश्रम की स्थापना यानी कि विद्यालय की स्थापना की थी, बड़वा गांव, मधुबन गांव और भितरवा गांव में। और उन विद्यालयों की जो जिम्मेदारी है वो गुजरात और महाराष्ट्र से आए जो कार्यकर्ता थे, काम करने वाले लोग थे, उनको जिम्मेदारी दे दिया गया था कि 3 गांव में 3 जो विद्यालय की स्थापना की गई, तीनों विद्यालय अच्छी तरीके से चले, सुचारू ढंग से चले, इसकी जो जिम्मेदारी है वो दिया गया था गुजरात और महाराष्ट्र से आए कार्यकर्ता को, इसके काम को। विदेशों से शिक्षा प्राप्त शिक्षक वहां रखे गए ताकि संचालन अच्छे से हो। और विदेश से जो लोग शिक्षा प्राप्त करके भारत आए थे, उनको वहां पर शिक्षक के तौर पर रखे गए, टीचर के तौर पर रखे गए, ताकि वहां पर के जो बच्चे हो वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सके और आगे अपना नाम कर सके। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी जो थे ये कौन थे? तो पुंडलिक जी के एक शिक्षक थे। समझ गए कि पुंडलिक जी कौन थे? तो शिक्षक थे। ये गांधी जी के आदर्श को सच्चे दिल से मानने वाले बड़े ही निर्भय पुरुष थे। पुंडलिक जी जो थे ना एक शिक्षक थे और ये गांधी जी के आदर्श को मानने वाले, सच्चे दिल से मानने वाले एक निर्भय पुरुष थे, यानी किसी से डरने वाले पुरुष नहीं थे पुंडलिक जी, जिन्हें गांधी जी ने 1917 में बेलगांव से भितरवा बुलाया था। पहले ये कहाँ रहते थे पुंडलिक जी? तो ये पुंडलिक जी रहते थे बेलगांव में, जहां पर 1917 में जब गांधी जी चंपारण में गए थे, वहां पर जो ऊपर देखे थे वो 3 विद्यालय की स्थापना किए थे, 3 गांव में 3 विद्यालय की स्थापना किए थे। तो भितरवा गांव में किसको बुला लेते? तो पुंडलिक जी को गांधी जी जो भितरवा गांव में बुला लेते। पुंडलिक जी को गांधी जी इसलिए बुलाते ताकि वो आश्रम में रखकर, यानी कि जो विद्यालय खुला था उसमें रखकर बच्चे को शिक्षा दे और साथ ही साथ ग्रामवासी यानी कि गांव के जो लोग हैं उनके दिल में जो अंग्रेजों के प्रति भय है उसको भी दूर कर सके। समझ गए कि पुंडलिक जी कौन थे? तो एक शिक्षक थे और ये गांधी जी के आदर्शों को सच्चे दिल से मानने वाले एक निर्भय पुरुष थे, जिन्हें कि गांधी जी ने 1917 से बेलगांव गांव से भितरवा बुला लिया था, ताकि पुंडलिक जी गांधी जी के द्वारा जो बनाया गया स्कूल था, वहां पर 3 स्कूल था, उसमें से जो भितरवा का स्कूल था वहां पर बच्चों को क्या करे? शिक्षा प्रदान कर सके और साथ ही साथ गांव के जो लोग हैं उनके दिल में जो अंग्रेजों के प्रति भय है, डर है, उसको दूर कर सके। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है और वे डाकिया की राह क्यों देखते हैं? ये किस चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया? तो सिपाही की मां जो एक एकांकी है जिसके लेखक है मोहन राकेश, उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है कि बिस्नी और मुन्नी जो रहती है ना, उनको किसका प्रतीक्षा रहता है और वे डाकिया की राह क्यों देखती है? तो बिस्नी और मुन्नी को मानक का प्रतीक्षा रहता है, इसलिए प्रतीक्षा रहता है क्योंकि मानक जल्दी से घर वापस आकर अपनी बहन की हाथ पीले कर पाएगा, इनकी शादी कर पाएगा, और वे डाकिया की राह मानक की चिट्ठी की आशा में देखते हैं। तो एक और चीज आपको बता
बता देते कि मानक जो रहता है ना, ये बिस्नी का बेटा रहता है। ये मानक कौन रहता है? तो बिस्नी का बेटा रहता है। और बिस्नी के एक बेटा रहता है और एक बेटी रहती है। बेटी का नाम मुन्नी रहता है और मानक रहता है। मानक जो रहता है ये युद्ध के में लड़ाई के पर गया रहता है, वर्मा में लड़ाई करने के लिए गया रहता है और जर्मन वालों की ओर से। और वो युद्ध पर जो गया रहता है वो क्यों गया रहता है? पैसे जमा करने के लिए गया रहता है, ताकि वो पैसा कमा कर आएगा और अपनी बहन की हाथ पीले कर पाएगा, यानी कि अपनी बहन मुन्नी का शादी कर पाएगा। और बिस्नी और मुन्नी को मानक की चिट्ठी की प्रतीक्षा रहता है कि मानक कभी चिट्ठी भेजेगा, ताकि पता चलेगा कि चिट्ठी में बताएगा ना कि कब आ रहा है मानक। इसलिए बिस्नी और मुन्नी जो इसको मानक की चिट्ठी का आशा रहता है कि कब मानक आएगा, वो चिट्ठी में बताएगा, फिर वो आएगा तो फिर मुन्नी की शादी होगा। इसलिए बिस्नी को और मुन्नी को दोनों को मानक की चिट्ठी का इंतजार रहता है और मानक की प्रतीक्षा इसलिए करते हैं ताकि वो जल्दी से आएगा और अपनी बहन की शादी कर पाएगा, हाथ पीले कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानक स्वयं को वैसी और जानवरों से बढ़कर क्यों कहता है? तो मानक स्वयं को यानी कि अपने आप को वैसी और जानवरों से बढ़कर इसलिए कहता है कि वो दुश्मनों के लिए कहता है, क्योंकि दुश्मन को वो नहीं मारेगा तो दुश्मन उसे मार देंगे। अब मानक जो है स्वयं को वैसी और जानवर कहता है, वो इसलिए कहता है कि हाँ मैं हूँ वैसी और जानवर। क्यों? क्योंकि मैंने अगर दुश्मन को नहीं मारूंगा तो दुश्मन मुझे मार देंगे। इसलिए मानक जो है वो स्वयं को और दुश्मनों को वैसी जानवरों से बढ़कर कहता है, क्योंकि अगर वो दुश्मन को नहीं मारेगा, लड़ाई में जो गया हुआ है, युद्ध में गया हुआ है, तो मानक अगर दुश्मन को नहीं मारेगा तो दुश्मन उसे मार देंगे। इसलिए मानक जो है दुश्मनों के लिए स्वयं से मानक जो है स्वयं को वैसी जानवरों से बढ़कर दुश्मनों के लिए कहता है। समझ गए? अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि विद्यालय में लेखक के साथ कौन सी घटना घटी थी? विद्यालय जो ओम प्रकाश वाल्मीकि या जूठन पाठ है, उस चैप्टर का क्वेश्चन है कि जूठन पाठ में जो ओम प्रकाश वाल्मीकि रहते हैं उनके साथ कौन सी घटना घटी थी? तो विद्यालय में लेखक के साथ बड़ी अप्रिय घटनाएं घटती है। विद्यालय के हेडमास्टर लेखक के कमरे, बरामदे और मैदान में झाड़ू लगवाते हैं। यह लेखक 2 दिन के बाद कक्षा में बैठ जाता है। जब लेखक 2 दिन बाद कक्षा में बैठ जाता है तब हेडमास्टर लेखक को कक्षा से बाहर निकाल देते हैं और फिर वही झाड़ू लगवाकर लगाने वहां काम दे देते हैं। इसी तरह लेखक को प्रताड़ित किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा कि लेखक जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि रहते हैं ना, उनके साथ जब विद्यालय में जाते हैं, जब स्कूल में जाते हैं तो कौन सी घटना घटती है? तो जब भी लेखक जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि वो विद्यालय में जाते हैं तो उनके जो स्कूल के हेडमास्टर रहते हैं ना कलीराम, उनको क्या कहता है? कलीराम हेडमास्टर जो होता है कलीराम, वो कहता है लेखक को यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि को कि वो कमरा में, बरामदे में और मैदान में झाड़ू लगाएं। अब क्या लेखक करते हैं कि कमरा में, बरामदे में, पूरा मैदान में, पूरा जो फील्ड रहता है स्कूल का पूरा झाड़ू लगाते हैं। 2 दिन तक लगाते रहते हैं, मतलब जैसे स्कूल आते हैं फिर स्कूल खत्म हो जाता है, फिर आना, फिर झाड़ू लगाना, इस तरह से 2 दिन में वो पूरा अपना काम खत्म कर देते हैं। अब 2 दिन बाद जब लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है वो अपना क्लास में आकर बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, तब जो हेडमास्टर रहता है कलीराम वो क्या करता है? लेखक को कक्षा से बाहर कर देता है, यानी कि जो क्लास रहता है उससे बाहर कर देता है और फिर से वही काम देता है, फिर तुम जाओ फिर से झाड़ू लगाओ, मतलब वही काम फिर से दे देता है। तो लेखक के साथ झाड़ू लगाने वाला काम दे देता है और लेखक के साथ यही घटना प्रताड़ित घटना घटता है। और इसके बाद वाला लाइन चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्या होता है? जैसे लेखक जाता है फिर से स्कूल के फील्ड में झाड़ू लगाने के, तो लेखक के पिताजी आ जाते हैं और वो जोर से गुस्सा में आज बोलते हैं कि कौन है वो मास्टर जिसने कि मेरे बेटे से झाड़ू लगवाया? ऐसा करके वो टीचर पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद यही घटना घटती है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहां श्रम का कोई मोल नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र है। यह सब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा सकता है या फिर 100% व्याख्या में पूछा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहां की श्रम का कोई मोल नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र है। तो प्रस्तुत पंक्ति जो है ये हमारे पाठ्य पुस्तक ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा रचित जूठन पाठ से लिया गया। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि मरे हुए पशु को उठाने के लिए कई लोगों की जरूरत होती है। अब जाओ गांव में कोई पशु मर जाता है तो क्या होता है? बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है ताकि वो इकट्ठा होते हैं लोग और वही उठाकर उस पशु को फेंकाते हैं। ठीक है, तो प्राय लोग जो होते हैं जल्दी एकत्र नहीं हो पाते। अब जो कोई पशु मर जाता है, लोगों को इकट्ठा करना रहता है, तो लोग जो होते हैं जल्दी तो इकट्ठा हो नहीं पाते हैं। तब तक देर होने पर पशु वाले चिल्लाने और गालियां बकने लगते हैं। तब तक जिसका पशु जिसके यहाँ मर जाता है वो क्या करता है? चिल्लाने लगता है कि अभी तक आया नहीं, कहाँ मर गया था, ऐसे करके चिल्लाने लगता है। इसी की प्रतिक्रिया में लेखक टिप्पणी करते हैं कि हम बड़े क्रूर समाज में रह रहे हैं। मतलब लेखक इसी बात पर टिप्पणी करते हुए बताते हैं कि हम कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं, जहाँ की श्रम का कोई मूल नहीं है। बड़े क्रूर समाज में रह रहे हैं, लोग हमारी अहमियत काम और अहमियत को मानते ही नहीं है, श्रम का कीमत ही नहीं देते। लेखक ऐसा करना चाहते हैं कि कितने क्रूर समाज में हम रह रहे हैं, यानी कि हमारा ये काम है, यानी वो जो काम है, जो जानवर को मरे हुए जानवरों को फेंकने का काम, ये तो सब नहीं कर सकता। वो निचले जाति के लोग होते हैं वही करते हैं, तो सब एक निचले जाति के जो लोग होते हैं उन सबको एकत्र करना पड़ता है। ये काम सिर्फ वही कर सकते हैं, तो उनको कुछ तो देना
देना पड़ेगा ना, उनका जो श्रम का मोल होगा उनको थोड़ा इतना बात नहीं करना पड़ेगा, उनको उनके ऊपर भड़कना नहीं पड़ेगा। लेखक इसी पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि बड़े क्रूर समाज में रह रहे हम लोग हमारी काम की अहमियत ही नहीं मानते और श्रम का कीमत नहीं देते, उल्टे गालियां बकते हैं। यह श्रम की कीमत न देना हमारी गरीबी को बनाए रखने का षड्यंत्र है, ताकि हम दलित बनकर उनकी सेवा करते रहे और निचले स्तर के काम जो स्वयं नहीं कर सकते वो उन कामों को हम दलित से करवाते और यह दलित को दबाए रखने का उनका षड्यंत्र है। लेखक कहना चाहते हैं कि जो काम वो स्वयं नहीं कर सकते, खुद नहीं कर सकते, नहीं पशु को फेंकने का काम, वो काम हमसे करवाते हैं। ठीक है, काम करवा लिए तो हम कर देंगे, ऐसा लेखक कहते हैं। लेकिन उनका मोल तो देना चाहिए। जो फेंक रहे, काम कर रहे हैं, वो कोई फेंक नहीं सकता, सिर्फ लेखक फेंकते हैं। लेखक लोगों को जो जुगाड़ करके लाते हैं और फेंकते हैं। तो जो फेंक देते हैं दलित लोग, निचले जाति के लोग, तो उनको कुछ तो श्रम देना पड़ेगा, उसका जो कोई मेहनताना वो तो देना पड़ेगा। मेहनताना नहीं देते, ऊपर से गालियां बकते रहते हैं, ऊपर से क्या करते हैं, गालियां बकते रहते हैं। और जो श्रम की कीमत न देना, ये हमारी गरीबी को बनाए रखने का षड्यंत्र है। अब लेखक कहना चाहते हैं कि जो हमारे श्रम की कीमत नहीं देना चाहते, तो वो इसलिए नहीं देना चाहते कि अगर हम उनका श्रम लेकर के अगर हमारे पास भी पैसा हो जाएगा तो हम उनका यही काम करने क्यों जाएंगे। यानी कि लेखक ऐसा करना चाहते हैं, उनका ये षड्यंत्र है, उनका ये जाल है, ताकि हम लोग दलित बनकर यानी कि गरीब बनकर उनकी सेवा करते रहे और निचले स्तर के जो भी काम वो स्वयं नहीं करते हैं। छोटा काम जो भी होता है, ऐसा काम जो कि निचले जाति के लोग ही काम करते हैं, वही काम हमसे करवाते हैं, जो काम वो खुद नहीं कर सकते। तो ये उन कामों को हम दलित से करवाते हैं और ये दलित को दबाए रखने का उनका सबसे बड़ा षड्यंत्र है। समझ गए। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन था कि कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं। तो लेखक कहना चाहते हैं कि कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं जहां पर उनके श्रम का कोई मोल ही नहीं रहता। इतना मेहनत वाला काम करते हैं, जो कोई काम नहीं कर सकता वो काम वो करते हैं। वो जो पशु होता है उसको उठाकर फेंकने का काम, लोगों को इकट्ठा करने का, ये काम खुद करते हैं, लेकिन उसका कोई श्रम का मोल ही नहीं रहता। इतना मेहनत करते हैं फिर उसका कोई मोल जो होता है, उसकी कीमत होगा, कुछ नहीं दिया जाता, उल्टा गालियां बकने लगते हैं लोग और उनकी बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र। यानी कि लेखक ऐसा कहते हैं कि वो लोग जो हमारे श्रम को मोल नहीं देते, हमारे जो काम होता है उसका पैसा नहीं देते या कुछ भी मोल नहीं देते, वो इसलिए नहीं देते। उनका वो लोग समझते हैं कि अगर हमारे पास आ जाएगा पैसा तो हम लोग ये काम नहीं करेंगे, उनको ये काम खुद करना पड़ेगा। इसलिए वो निचले स्तर के जो काम वो खुद नहीं करते वो हमसे करवाते हैं और हमारे गरीबी बनाए रखने का ये उनका षड्यंत्र। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायरी क्या है। डायरी जो कई बार आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन डायरी होता क्या है। और डायरी हिंदी साहित्य की वह विधा जिसमें कि व्यक्ति अपने मन की बातों को कागज पर उतारता है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि डायरी क्या होता है। आप लोग भी जानते हो डायरी में क्या होता है, अपने मन की बातों को लिखा जाता है और दिन क्रम में लिखा जाता है, डेट वाइज लिखा जाता है। तो प्रतिदिन डेट वाइज जो मन की बात लिखा जाता है वही क्या होता है, डायरी कहलाता है। तो डायरी हिंदी साहित्य की वह विधा जिसमें कि व्यक्ति कोई व्यक्ति अपने मन की बात को लिखता है, उतारता है, ठीक है, कागज पर लिखता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 100% व्याख्या वाला ये क्वेश्चन है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं बल्कि यथार्थ को रचता भी है। ये किस पर लाइन से, ये जो चैप्टर है ये किस चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन को और इसके लेखक कौन है। तो ये प्रस्तुत पंक्ति जो है हमारे पाठ्य पुस्तक मलियज के द्वारा लिखी गई पुस्तक चैप्टर हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ से लिया गया। लेखक का विश्वास है कि मनुष्य केवल यथार्थ को जीता ही नहीं बल्कि उसकी रचना भी करता है। भाव यह यानी कि इसका मतलब यह है कि हमें अपने आसपास के संसार की रचना स्वयं ही करनी पड़ती है। यानी कि हमारे आसपास के जो भी रचना है, हमें जो भी काम है खुद करनी पड़ती है, हमारी सहायता कोई नहीं करता है। यथार्थ की रचना सामाजिक दृष्टि से एक नैतिक कर्म है। क्वेश्चन था हमारा, देखिए फिर से आप लोग बताते हैं कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं बल्कि यथार्थ को रचता भी है। तो ये जो पंक्ति है हमारे पाठ्य पुस्तक मलेज के द्वारा लिखी गई पुस्तक या फिर चैप्टर जो है हंसते हुए मेरा अकेलापन, उस पाठ से लिया गया इस लाइन को। और इस लेखक का विश्वास है, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि मनुष्य यथार्थ को जीता ही नहीं बल्कि यथार्थ को रचता भी है। मतलब यह है, भाव यह है कि अब हमें अपने संसार की रचना खुद करनी पड़ती है, हमें अपना काम खुद करना पड़ता है। हमारे जो भी काम करना होता है उसका कोई मदद नहीं करता, हमें अपने संसार की रचना हमें स्वयं करनी पड़ती है, खुद करनी पड़ती है। यथार्थ की रचना सामाजिक दृष्टि से एक नैतिक कर्म होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तिरिच क्या है और ये कहानी में किसका प्रतीक है। तिरिच जो है ये क्या होता है और कहानी में किसका प्रतीक है। ये जो है उदय प्रकाश के द्वारा लिखी गई जो तिरिच है, तिरिच जो है उसके लेखक कौन है, तो उदय प्रकाश है। तो तिरिच आखिर होता क्या है। तिरिच आप लोग ऑब्जेक्टिव में भी सुने होंगे कि तिरिच, लेकिन ये तिरिच होता क्या है। तो तिरिच होता है एक छिपकली के प्रजाति का जहरीला लिजार्ड होता है जिसे हम विषखापड़ भी कहते हैं और एक कहानी में प्रचलित विश्वासों और रूढ़ियों का प्रतीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि तिरिच जो होता है ये क्या होता है। तो तिरिच छिपकली प्रजाति का एक जहरीला लिजार्ड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम लोग विषखापड़ भी कहते हैं। और एक कहानी में, ये जो कहानी है उसमें यह क्या है, तो प्रचलित विश्वासों और रूढ़ियों का प्रतीक है। समझ गए। तिरिच क्या होता है, तो एक जहरीला लिजार्ड होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गाँव घर के भाषा में, गाँव वाला भाषा में इसको हम विषखापड़ भी कहते हैं या फिर कई लोग इसे जहरीला लिजार्ड भी कहते हैं। ये एक छिपकली प्रजाति का होता है, ठीक है ना। कई बार आप लोग देखे भी होंगे जंगल में, कभी ये देखने को मिलता भी है। और एक कहानी में, जो कहानी है तिरिच, उस कहानी में ये तिरिच है क्या, तो तिरिच में किसका प्रतीक है, तो कहानी में ये विश्वासों और रूढ़ियों का
प्रतीक है, यानी पुराने जमाने से चले आए कोई रूढ़ी रहते, नियम रहता है, जैसे कोई नियम है पुराना जमाना से चला आ रहा है, उसी नियम का ये प्रतीक है, रूढ़ी का ये प्रतीक है तिरिश। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का क्या अर्थ है, इसके कार्य एवं उपयोगिता को स्पष्ट करें। शिक्षा के क्या काम होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं, इसका अर्थ बताना है, शिक्षा का अर्थ क्या होता है और इसके कार्य क्या होते हैं, काम क्या होते हैं, इसकी उपयोगिता क्या होता है, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है, याद रखिएगा। शिक्षा का अर्थ होता है जीवन के सत्य से अपने आप को परिचय करवाना। शिक्षा का क्या अर्थ होता है, तो शिक्षा का अर्थ होता है जीवन के सत्य से अपने आप को परिचय करवाना। शिक्षा का कार्य है कि वो संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे, न कि केवल हमें कुछ व्यवसाय और ऊंची नौकरी के योग्य बनाए। शिक्षा का कार्य है कि आंतरिक और बाहरी भय को नष्ट करे। शिक्षा की उपयोगिता यह नहीं है कि उसे मेधा का उद्घाटन करे, जिससे हम जीवन की समस्त समस्याओं का हल खोज सके और हमें सत्य की वास्तविकता की खोज करने में सक्षम बनाए और भय रहित बना सके। भय रहने पर मेधा विकसित नहीं। देखिए ये सब तो आप पढ़ लिए, लेकिन आपको उतना समझ में आया होगा नहीं। ठीक है ना, हम आपको अपनी लैंग्वेज अपनी भाषा में बताते हैं। क्वेश्चन तो हमारा शिक्षा का अर्थ क्या होता है, तो शिक्षा का अर्थ होता है कि जीवन के सत्य से अपने आप को परिचय करवाना। जीवन का जो सत्य है उससे अपने आप को परिचय करवाना, अपने आप को परिचय करवाना, यही क्या है, तो शिक्षा का अर्थ होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लाइन में आप लोग समझ गए कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है। तो शिक्षा का अर्थ होता है जीवन के सत्य से अपने आप को पहचान करना। अब शिक्षा का कार्य क्या होता है, काम क्या होता है, इसका उपयोगिता क्या होता है। तो शिक्षा का काम यही नहीं होता है कि हम शिक्षा पा लिए, आज ग्रेजुएट हो गए या फिर कोई अच्छा सा डिग्री कर लिए तो अपना हमको अच्छा सा नौकरी मिल जाएगा, अच्छा सा व्यवसाय मिल जाएगा, काम करने लगे। तो शिक्षा का काम यही नहीं है। शिक्षा का काम है कि हमें हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आएंगी उस समस्याओं से हम उस समस्याओं को दूर कर सके, या फिर हम अपने जीवन को बेहतर बना सके, जीवन में एक अच्छे आदमी बन सके। तो शिक्षा का ये काम है। शिक्षा का ये काम नहीं है कि ऊंची नौकरी बनाने योग्य बना दे, या हमें ऊंचा नौकरी मिल जाए, या फिर अपना व्यवसाय अच्छा से कर पाए। शिक्षा का ये काम नहीं है। शिक्षा का ये काम है कि हमारे आंतरिक, यानी कि हमारे आंतरिक और बाहरी भय जो होता है, इस भय को नष्ट कर सके। और शिक्षा की उपयोगिता यह है कि मेघा का उद्घाटन करे, जिससे हम जीवन की समस्त समस्याओं का हल खोज सके। हमारे जीवन में जितना भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का हल खोज सके। शिक्षा का ये उपयोगिता है। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं होंगी समस्याओं का हल कैसे खोज सके। हम समझदार होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो हम क्या करेंगे, अपने जीवन की समस्याओं का हल जल्दी खोज सकेंगे। ठीक है, इसलिए शिक्षा का यही सब काम है। समझ गए, हमें सत्य और वास्तविकता की खोज करने में सक्षम बनाए। शिक्षा का यह भी काम है कि हम जो सत्य होता है और जो वास्तविकता होता है उसकी खोज करने में हम सक्षम बन सके। यही क्या है, ये सब शिक्षा का काम है। हम भय रहित बने, और भय रहने पर मेधा विकसित नहीं होती। हमें जो है हमें भय रहित बनाए शिक्षा, और भय रहने पर मेधा जो होती है वो विकसित नहीं हो पाते। ये सब आप लोग याद नहीं रखना है, सिर्फ अपने लैंग्वेज में अपने मन से बना करके आपको आंसर को लिखना है कि शिक्षा का अर्थ होता है जीवन के सत्य को अपने आप से परिचय करवाना, और शिक्षा का काम है कि केवल हमें नौकरी नहीं दिलवाए, ऊंचा व्यवसाय नहीं करवाए। शिक्षा का काम है कि हमारे जीवन की सभी बाहरी और आंतरिक जो भी भय उसको दूर करे और हमें एक अच्छा इंसान बनाए। यही शिक्षा का काम है, और उसका उपयोगिता ये है कि हमारे जीवन में जो भी कष्ट आएगा, दुख आएगा, उसको हम दूर करने योग्य बन सके। यही क्या है, तो शिक्षा का काम है। समझ गए, तो यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसके आगे